रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बैक्वेरेल ने। किसने की? हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता की क्या की थी? खोज की थी। बहुत बढ़िया बात। और रेडियम और पोलिनियम की खोज किसने की? किसने? मैडम क्यूरी ने। सही है ना? आप देखो चला। रेडियो सक्रिय किरणें 3 हैं। कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा। सही है ना? रेडियो सक्रिय किरण कितने हैं? 3। कौन कौन? अल्फा, बीटा और कौन चला? गामा। देखो अल्फा की अगर हम बात करें, अल्फा, बीटा, गामा, इसकी अगर हम बात करें चला तो इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने। किसने खोज की थी? इसकी खोज रदरफोर्ड ने। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज विलार्ड ने। किसने की चला? इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों का नाम आता है। फिर हम आते हैं, इस पर होता है प्लस चार्ज। होता क्या है? इस पर होता है माइनस चार्ज। ये उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता। सही है ना? इस पर होता है प्लस चार्ज, इस पर होता है माइनस चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। सही? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। इस पर कौन चार्ज होता है? प्लस चार्ज। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये मुड़ेगा किधर की ओर? माइनस की ओर। ये मुड़ेगा किधर की ओर? ये मुड़ेगा प्लस की ओर। ये सीधा रहेगा। ये क्या रहेगा चला? एनी डाउट? अब सबका वेग भी अलग अलग है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता जो है गामा की होती है। आप देखिएगा, भेदन क्षमता की अगर बात होगी तो सबसे ज्यादा अल्फा, सॉरी गामा, सबसे ज्यादा गामा, उससे कम बीटा, सबसे कम अल्फा। अब बाद में की कुछ भी पूछेगा, जैसे फोटोग्राफिक प्लेट होता है निगेटिव, फोटोग्राफिक प्लेट वगैरह पे प्रभाव या कुछ भी किसी भी चीज पर अन्य बाकी कुछ भी पूछेगा तो सबसे ज्यादा होगा अल्फा का, उससे कम होगा बीटा का, उससे कम होगा गामा का। कुछ भी पूछेगा सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? अल्फा का, उससे ज्यादा कम बीटा का और सबसे कम किसका हो जाएगा? गामा। कुछ भी पूछेगा तो खाली भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होगी? गामा की, उससे कम बीटा, सबसे कम अल्फा। आप बाकी जो है अल्फा सबसे ज्यादा, बीटा उससे कम, गामा सबसे कम। क्लियर है? बोलो ना रे। अब चला, गौर फरमाइएगा। भेदन क्षमता हो गया सबसे ज्यादा गामा, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा अल्फा सबसे ज्यादा, बीटा उससे कम और गामा सबसे कम। क्लियर है? अब चला देखो, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अल्फा, अल्फा का अगर हम चला द्रव्यमान की बात करें ना तो हाइड्रोजन, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? एक ना। तो ये हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना है। तो 4 गुना है मतलब 4 के बराबर है। 4 किसका द्रव्यमान होता है? हीलियम का। हीलियम का परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4 ना। इसका मतलब ये किसके बराबर है? हीलियम। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना गुना है? 4 गुना। और ये किसके बराबर है? किसके?
हीलियम के। बहुत बढ़िया बात। कहता अल्फा किरण की विशेषता, इसके खोजकर्ता कौन है? हेनरी बेकवेल। यह एक धन आवेश युक्त किरण है। अल्फा धन आवेश है कि ऋण आवेश है? अल्फा धन आवेश युक्त किरण है। देखो अल्फा पर धन आवेश है तो मुड़ रहा है ऋण की ओर, अब बीटा पर ऋण आवेश है तो किधर की ओर मुड़ रहा है? प्लस की ओर। किधर की ओर मुड़ रहा है? यह एक धन आवेश युक्त किरण है। इस पर 2 इकाई का क्या होता है? धन आवेश होता है। कितने इकाई का? क्योंकि हीलियम के बराबर है तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 ना होता है, 2 इकाई का धन आवेश है तथा इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना गुना? कितना गुना? 4 गुना होता है। धन आवेशित होने के कारण किधर की ओर मुड़ेगा? आप जानते हैं चला, एनोड जो होता है, एनोड होता है प्लस, और कैथोड जो होता है वो होता है माइनस। एनोड क्या होता है? प्लस। कैथोड क्या होता है? माइनस। कहीं पर लिख दो इसको। एनोड होता है प्लस, कैथोड होता है माइनस। लिखे? एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है? माइनस ना। एनोड होता है प्लस और कैथोड होता है माइनस। तो बता, धन आवेशित होने के कारण ये किधर की ओर मुड़ेगा? ऋण आवेश की ओर। धन आवेशित होने के कारण ये किसकी ओर मुड़ जाएगा? चला कैथोड की ओर। किसकी ओर? कैथोड की ओर विचलित हो जाता है। अब देखिए, इसे हीलियम के नाभिक जैसा माना जाता है। किसके नाभिक के जैसा? हाँ देखो चला, इसका जो वेग होता है वो प्रकाश वेग जो होता है इसका प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। 3 गुना 10 पर पावर 8 का 10वां भाग। किसके वेग का? प्रकाश के वेग का। इसका जो वेग होता है वो वेग होता है प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग। इसका जो वेग होता है चला, वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का कैवां भाग? 10वां भाग। बीटा का 9/10वां भाग। इसका गामा का 3 गुना 10 पर पावर 8। देखो तो कहता है इसका वेग प्रकाश के वेग का कैवां भाग? 1/10वां भाग। उसके बाद आते हैं बीटा। बीटा किरण की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। यह ऋण आवेश युक्त किरण है कि धन आवेश? इस पर 1 इकाई का क्या होता है? ऋण आवेश। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1837वां भाग होता है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का वो होता है 4 गुना, ये होता है कैवां भाग? 1837वां भाग होता है। इसे इलेक्ट्रॉन, अब बताओ बीटा है तो निगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज? तो निगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ कि प्रोटॉन का प्रवाह? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ तो इसको कैथोड किरण कह दें, क्योंकि कैथोड का मतलब निगेटिव होता है। आप प्रोटॉन प्लस का प्रवाह मतलब एनोड किरण कह दें, प्लस बोले तो कहता है इसे कैथोड किरण भी कहा जाता है। और इसका वेग प्रकाश के वेग का कैवां भाग है? फिर गामा। इसकी खोज किसने की? विलार्ड ने। यह बहुत कम तरंग दैर्ध्य वाला विद्युत चुंबकीय तरंग। सबसे इधर से ये आप याद कीजिए, गाय पौधरी और सूर्यदिम इधर से इधर जाने पर बढ़ता न था, तो बढ़ता था सबसे कम गमे का ना होगा? सबसे कम किसका होगा? गामा का। तो कहता है यह उदासीन होता है कि इस पर कोई चार्ज होता है, तथा इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तथा फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका प्रभाव सबसे कम। हम बोले भेदन क्षमता इसकी सबसे ज्यादा, अब बाकी सब चीज इसका सबसे कम। इस पर विद्युतीय क्षेत्र बताओ, जब कोई आवेश नहीं है तो विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ेगा? इस पर विद्युतीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यह सीधे चल जाता है, किधरों नहीं मुड़ता है। इसकी प्रकृति अब बताओ, जितना विद्युत चुंबकीय तरंग है सबकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है?
इसकी भी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, इसकी आवृत्ति और ऊर्जा क्या होती है? अधिक। तरंग दैर्ध्य सबसे कम, अब बाद बाकी सबसे ज्यादा ना होता था, तो आवृत्ति और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो अब चलो देखो एक बार हम फिर पढ़ाते हैं, बढ़िया से समझना। ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अल्फा, बीटा, गामा, यही ना। अल्फा पर होता है चला, इसकी खोज किया था हेनरी बैक्वेरेल ने। हेनरी बैक्वेरेल ने इसकी खोज किया था रदरफोर्ड ने। इसकी खोज में अलग अलग वैज्ञानिकों का नाम आता है, मान लीजिए विलार्ड ने किया। इस पर होता है प्लस चार्ज, इस पर होता है माइनस चार्ज, इस पर होता है जीरो आवेश, कोई आवेश नहीं होता। तो ई चला अगर मुड़ता है निगेटिव की ओर, ई मुड़ता है पॉजिटिव की ओर, ये मुड़ता नहीं है, इस पर असर नहीं होता है विद्युतीय क्षेत्र का। असर होता है क्या? इस पर असर नहीं होता है विद्युतीय क्षेत्र का, विद्युतीय क्षेत्र का इस पर कोई असर नहीं होता। फिर अगर हम अल्फा की बात करें चला, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना गुना? 4 गुना होता है, अर्थात हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है। हीलियम के द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1837वां भाग होता है। बोलन रे, इसका तो लगभग 0 द्रव्यमान होता है। इस पर अगर हम बात करें इसके वेग का, तो इसका वेग प्रकाश के वेग का, प्रकाश का वेग 3×10⁸ है ना, का 10वां भाग होता है। इसके वेग की बात करोगे तो इसका वेग प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग है। इसके वेग की बात करोगे तो इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। सही है कि गलत है? फिर आते हैं चला अल्फा, बीटा और गामा, यही ना मेन पॉइंट यही है। इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा की कौन? इसकी भेदन क्षमता, खाली देखना इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम, तरंग दैर्ध्य सबसे कम। अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा, सब चीज सबसे ज्यादा, बाद बाकी आवृत्ति ऊर्जा कुछ भी पूछेगा, बाद बाकी सबसे अधिक। भेदन क्षमता भी इसकी सबसे ज्यादा ना है, आवृत्ति भी इसकी सबसे ज्यादा है, ऊर्जा भी इसकी सबसे ज्यादा है। बोलो रे, खाली क्या सबसे कम है? क्या सबसे कम है? तरंग दैर्ध्य सबसे कम। क्लियर है? तरंग दैर्ध्य सबसे कम, आवृत्ति, ऊर्जा, भेदन क्षमता, सब चीज अगर सबसे ज्यादा। बोलो रे, एक और हम आपको पॉइंट बोले थे कि भैया भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी? भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा, उससे कम बीटा, सबसे कम अल्फा। आप फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव अगर कहेगा, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव अगर कहेगा तो सबसे ज्यादा किसका? अल्फा, उससे कम किसका? बीटा, सबसे कम किसका? गामा। सही है ना? अब इतना में अगर किसी भाई को कोई डाउट है तो बताइए। इतने पॉइंट मेनली है। होता कौन चार्ज है? प्लस चार्ज। मुड़ता किधर है? माइनस क्यू। होता क्या है? मुड़ता किधर है? माइनस क्यू। शाह नाभिकीय भौतिकी संस्थान पश्चिम बंगाल के कहां पर स्थित है? कोलकाता में। कहां स्थित है? कोलकाता में। याद रखना है। अर्ध आयु, हाँ सही है। अर्ध आयु क्या है चला?
रेडियो सक्रिय पदार्थ के नष्ट होने में, आधा होने में जितना समय लगता है उसी को अर्धायु कहते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ के आधा होने में जितना समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धायु। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि 1 किलोग्राम यूरेनियम है। 1 किलोग्राम क्या है? यूरेनियम है। इसको आधा होने में अगर मान लीजिए 1600 साल लग गया, 1600 वर्ष लग गया, तो यूरेनियम का अर्धायु कितना हो गया? 1600 वर्ष। आधा होने में किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ तो अल्फा बीटा और गामा न छोड़ते रहता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ अगर अल्फा बीटा गामा छोड़ रहा है तो उसका छोड़ते 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 कम होते 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 आधा होने में जितना समय लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धायु काल कहते हैं। क्या कहते हैं? चला, इसका फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटा लेमडा। टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा? 0.693 बटा लेमडा। टी हाफ बराबर फॉर्मूला क्या होगा? चला, 0.693 बटा लेमडा। क्लियर है? टी हाफ क्या है? अर्धायु काल बराबर हो जाएगा 0.693 बटा लेमडा। बोलो हाँ या ना। अब चला मामला क्या है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटा लेमडा। तो अब मामला यह है कि लेमडा विघटन स्थिरांक है। लेमडा क्या है? विघटन स्थिरांक, मतलब जो विघटित होगा उसके लिए कांस्टेंट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। टी हाफ जो है चला, ये अर्धायु काल है। टी हाफ क्या है? अर्धायु काल है। तो आप गौर से देखिए, अर्धायु काल द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है क्या? कहीं इसमें द्रव्यमान है? बोलो ना रे। अर्धायु काल द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। तो 1 किलो को आधा होने में, ध्यान दीजिएगा, 1 किलोग्राम को आधा किलोग्राम होने में अगर आपका 1600 साल लग रहा है तो आधा किलोग्राम को फिर आधा होने में, यानी 1/4, आधा किलोग्राम का आधा कितना हो गया? 1/4 किलोग्राम होने में फिर 1600 वर्ष लगेगा। आप कहिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि अर्धायु काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अर्धायु काल किस पर निर्भर नहीं करता? 1 किलोग्राम को आधा किलोग्राम होने में कितना वर्ष लग रहा है? 1600। तो आधा किलोग्राम को 1 पौवा होने में भी कितना साल लगेगा? 1600। बोलो रे। 1 किलोग्राम को आधा किलोग्राम होने में कितना लग रहा है? 1600। आधा किलोग्राम को 1/4 किलोग्राम होने में कितना साल लगेगा? कितना लगेगा? 16। फिर 1/4 को और आधा होने में, 1/4 किलोग्राम का आधा कितना? 1/2 से गुना कर दीजिएगा तो 1/8 किलोग्राम ना। इसमें भी लगेगा 1600 वर्ष। मेरा बात समझ रहे हैं? अर्धायु काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एक बात बताइए, अगर 1 किलोग्राम को 1/4 होने में कितना समय लगा? 1600 प्लस 1600 3200। आप नहीं समझे। 1 किलोग्राम को अगर कहेगा 1 किलोग्राम पदार्थ की अर्धायु 1600 है, 1/4 होने में कितना लगेगा? तो 1/4 होने में 3200 लगेगा। अगर कहेगा 1 किलोग्राम को आधा किलोग्राम 500 ग्राम होने में कितना लगेगा? 1600 वर्ष लगेगा। कहेगा 1 किलोग्राम को 1/4 होने में कितना लगेगा? अगर अर्धायु 1600 है तो कहेंगे 1/4 होने में 3200 लगेगा। 1/4 शेष रहने में, 1/4 शेष रहने में कहे या 3/4 नष्ट होने में कहे, एक के बात है कि अलग अलग बात? ध्यान देना। 25%, ये 25% हुआ एक का, ये कितना परसेंट हुआ? 25% बचने में या 75% नष्ट होने में। 3200 साल न लगा। आप लोग मैथ के विद्यार्थी हैं, पता नहीं बुझा रहेंगे। 25% बचने में कहे या 75% नष्ट होने में। आपके पास चला 10% था, अब 2% हो गया तो 3 दिन में, तो 3 दिन में 2% बचा, या हम ये कहें 3 दिन में 8 रुपया नष्ट हो गया। एक बात है कि अलग अलग बात है? 1/4 बचा मतलब कितना नष्ट हुआ?
3/4 नष्ट हो गया, 1/4 बचा, मतलब कितना नष्ट हुआ? 3/4 नष्ट हुआ। बोलो हाँ या ना। एगो छोटा पूछता है, बागेश्वर बाबा के हाल चाल कहिए सर। बागेश्वर आर के प्रवचन दे रहा है, बंद हो गया, आज बंद हुआ क्या? गर्मी के कारण बंद हुआ है, भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण। बहुत बढ़िया काम हुआ है, मतलब चले गए वो। यानी अब नहीं होगा, यही ना होगा। अच्छा, ठंडा की व्यवस्था किया जा रहा है। हाँ, वेरी गुड। अब चला, जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है तो ओकरा के रोकेगा? वो तो भारत सरकार सीधा मोदी जी फोन कर रहे हैं, की दिक्कत है बोलो? पानी ठंडा चाहिए, यहीं से भेज रहे हैं, पाइप लगाओ यहीं दिल्ली से। अब देखो चला, 1 किलोग्राम को आधा किलोग्राम होने में कितना लगा? 1600। आधा किलोग्राम को 1/4 होने में फिर 1600, तो 1/4 शेष रहने में, यानी 25% शेष रहने में कितना बचा? 3200। तो 75% नष्ट होने में भी तो 3200 न हुआ? बोलो। अब देखो, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्रव्यमान की आधी मात्रा होने में जितना समय लगता है वह उसका क्या कहलाता है? अर्धायु काल कहलाता है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्रव्यमान की आधी मात्रा होने में, कितना होने में जितना समय लगता है वह उसका क्या कहलाता है? अर्धायु। यह प्रारंभिक मात्रा से स्वतंत्र, मतलब मात्रा यानी द्रव्यमान से ही क्या है? स्वतंत्र। यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटा लेमडा होता है। लेमडा विघटन नियतांक है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। अर्ध जीवन काल रेडियो सक्रिय पदार्थ के प्रारंभिक द्रव्यमान यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? नहीं करता। यह ताप पर भी निर्भर नहीं करता, किसी चीज पर नहीं करता, केवल टी हाफ जो है वो लेमडा पर निर्भर करता है, और लेमडा विघटन स्थिरांक है। अब औसत आयु और अर्ध माध्य आयु, एवरेज लाइफ और मीन लाइफ क्या है? ये कुछ खास नहीं है। यह पदार्थ के क्षय नियतांक का व्युत्क्रम के बराबर है, यानी लेमडा का इनवर्स 1/लेमडा के बराबर, इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। औसत आयु बराबर होता है पदार्थ के सभी परमाणुओं की कुल आयु बटा पदार्थ के परमाणुओं की संख्या। औसत ऐसे नहीं निकालते हैं, अभी सबका औसत आयु निकालेंगे तो सबकी कुल आयु बटा आदमियों की संख्या। तो कहता है पदार्थ के सभी अणुओं परमाणुओं की कुल आयु बटा पदार्थ के परमाणुओं की संख्या। अब 1/लेमडा कर दोगे तो लेमडा, ये आपको पता है टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 बटा लेमडा। तो लेमडा को इधर लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा 0.693 बटा टी हाफ। बोलो रे, यहां से लेमडा का वैल्यू यहां पुट कर दो, तो यहां पुट कर दोगे तो देखो तो ये आएगा। अरे लेमडा का वैल्यू पुट करो ना, 0.693 बटा टी हाफ। इसका वैल्यू पुट करो 0.693 बटा टी हाफ। तो टी हाफ ऊपर चल जाएगा, अर्ध आयु बटा 0.693 नहीं हो जाएगा? ये फॉर्मूला है बट इसका कोई काम नहीं है। अब देखो इसका क्या मामला है। कहता है रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल 1600 वर्ष है, तो बताएं कि 8 ग्राम रेडियम कितने वर्षों में 1 ग्राम शेष बच जाएगा? ये ना है। तो देखो 8 ग्राम का अर्ध आयु है 1600, तो 8 ग्राम का 4 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? 1600 वर्ष लगेगा। फिर 4 ग्राम का 2 ग्राम होने में फिर 1600 वर्ष लगेगा। बोलो रे। आप फिर 2 ग्राम, कितना ग्राम कह रहा है? 1 ग्राम। 2 ग्राम का फिर 1 ग्राम होने में कितना दिन लगेगा? 1600 वर्ष लगेगा। तो यानी 1 ग्राम होने में कितना समय लगा? 4800 वर्ष लग गया। आंसर 1 ग्राम शेष बचाना है। 1 ग्राम बचने में कितना समय लग गया? 16 तिया 4800 वर्ष। बोलो हाँ या ना। नहीं समझा? अर्ध आयु काल दे दिया 1600 वर्ष, तो 8 ग्राम को कितने दिन में 1 ग्राम हो जाएगा? तो 8 ग्राम 4 ग्राम होने में कितना दिन? 1600।
4 ग्राम 2 ग्राम होने में फिर 1600, और 2 ग्राम फिर 1 ग्राम होने में फिर 1600, तो 16 या कितना 48। 4800 साल में 1 ग्राम बच जाएगा या 7 ग्राम नष्ट हो जाएगा? बोलो न रे। अगला सवाल, पोलिनियम का अर्धायुकाल 140 दिन है, तो बताएं कि 1 ग्राम पोलिनियम कितने दिनों में 25% बच जाएगा? 25% हो जाएगा मतलब कितना, 1/4। तो यानी 1 ग्राम है, इसका आधा होने में कितना लग रहा है? 140 दिन। अब फिर आधा ग्राम को फिर 1/4 ग्राम होने में फिर कितना दिन लगेगा? 140 दिन। 140 दिन लगेगा तो टोटल कितना दिन लग गया? तो 280 दिन जो हुआ, ये हम कह सकते हैं 25% बचने में। एक का 25% 1/4 ना, तो या तो कह दीजिए 25% बचने में, या कह दीजिए 1/4 ग्राम बचने में, या कह दीजिए 3/4 ग्राम नष्ट होने में। सब 280 होगा। माइट तुम लोग का बहुत बढ़िया है, बुझा रहा होगा। अरे बुझा रहा है। अगला, रेडियम का अर्धायु कितना है? कितना है? 1600 वर्ष है। कहता है 8 ग्राम रेडियम कितने वर्षों में 1/4 भाग बच जाएगा? 1/4 भाग शेष बच जाएगा। तो भैया हमको ये बताओ, 8 ग्राम को 4 ग्राम होने में कितना वर्ष लग रहा है? 1600 वर्ष। 4 ग्राम को फिर 2 ग्राम होने में फिर 1600 वर्ष, और फिर 2 ग्राम को 1 ग्राम होने में फिर 1600 वर्ष, और फिर 1 ग्राम को आधा ग्राम होने में फिर 1600 वर्ष। और कितना कह रहा है बचने में? 1/4। 1/4 भाग कह रहा है। 1/4 भाग यानी 8 का 1/4 भाग करोगे तो 2 ग्राम बचने में। तो क्वेश्चन यही बन गया। 8 का 1/4 भाग मतलब कितना ग्राम? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम बचने में कितना दिन लग गया? 3200 वर्ष सिद्धांत से। बोलो रे चला। हाँ अब देखिए, चला एक क्वेश्चन बनाइए। लिखिएगा, यूरेनियम का अर्धायु काल यूरेनियम का अर्धायु काल 1200 वर्ष है। 1200 वर्ष है। तो कितने दिनों में यूरेनियम 12.5% बच जाएगा? 12.5% बच जाएगा। 12.5% बच जाएगा। अर्धायु काल कितना है चला? 1200 साल ना। कह रहा है कितने दिनों में 12.5% बच जाएगा? बनाओ। मान लेते हैं चला 100% है। मान लेते हैं कितना परसेंट है? 100% को 50% होने में कितना दिन लग रहा है? 1200। 1200 वर्ष लग रहा है। आप फिर 50% को फिर 25% होने में कितना दिन लगेगा? फिर 1200 साल लगेगा। बोलो रे। बना। आप फिर 25% को 12.5% होने में कितना टाइम लगेगा? फिर 1200 साल लगेगा। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 3600 वर्ष सिद्धांत से। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर है?
100% को 50% होने में 1200 साल लगा, 50% को फिर 25% होने में फिर 1200, अब 25% को 12.5% होने में फिर कितना 1200, तो टोटल मिला के कितना साल लग गया 3600। क्या पूछा गया? अरे वही हुआ भाई, दिन का मतलब यहाँ वर्ष से ही है। 1200 साल 3600 साल लग गया तो 3600, दिन में पूछेगा तो दिन में गुना कर देंगे। एक साल में 365 दिन, 3600 साल में 3600 गुना 300, इतना मैथ तो हमरो आता है। 3600 गुना 365 कर देंगे, तुमको कोनो कोनो महीना 366 होगा। तो ऑप्शन देख के पता चल जाएगा क्या करना है। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? एक और सवाल लिख। 10 किलोग्राम यूरेनियम कितने दिनों में कितने दिनों में 2.5 किलोग्राम हो जाएगा, 2.5 किलोग्राम हो जाएगा अगर इसकी अर्ध आयु, कितने दिनों में 2.5 किलोग्राम हो जाएगा अगर इसकी अर्ध आयु 1200 साल है, 1200 वर्ष है? कितना दिन में? 2400। 10 किलोग्राम 5 किलो 5 हाँ 2400, सही है ना? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? 10 किलोग्राम को 5 किलोग्राम होने में 1200 साल, और फिर 5 किलोग्राम को 2.5 किलोग्राम होने में फिर 1200 साल, तो 1200 1200 कितना हो गया 2400। बनेगा रे कि नहीं बनेगा? क्लियर है? अर्धायु काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। 10 किलोग्राम को 5 किलोग्राम होने में जितना समय लगेगा, 5 किलोग्राम को 2.5 किलोग्राम होने में उतने समय लगेगा। बोलो रे, 10 किलोग्राम को 5 किलोग्राम होने में जितना समय लगेगा, 5 किलोग्राम को 2.5 किलोग्राम होने में उतने समय लगेगा। बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है? बुझा रहा है? 2.5 किलोग्राम होने में अर्थात 7.5 किलोग्राम नष्ट होने में। बोलो रे, 2.5 किलोग्राम शेष रहने में मतलब 7.5 किलोग्राम नष्ट होने में। क्लियर है? पक्का? आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।